की पहली किरणें खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में आती हैं। सुमन अचानक घबराकर उठ जाती है। उसे महसूस होता है कि उसने पूरी रात राजा अर्जुन के बिस्तर पर बिताई है। उसके मन में डर और बेचैनी घर कर लेती है, क्योंकि उसे अपने भाई आर्यन का ख्याल आता है, जो शायद पूरी रात उसका इंतजार करता रहा होगा। राजा अर्जुन कमरे के एक कोने में खड़े हैं, शीशे के सामने, जहां नौकरानियां उन्हें शाही वस्त्र और आभूषण पहनाने में व्यस्त हैं। उनकी हर हरकत में एक राजा की गरिमा झलकती है। अर्जुन सुमन की ओर देखते हैं और हराते हुए कहते हैं, सुप्रभात। सुमन हड़बड़ाकर चादर खींच लेती है और खुद को ढकने की कोशिश करती है। उसके गाल शर्म और चिंता से लाल हो जाते हैं। वह धीमे स्वर में पूछती है, महाराज, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? राजा अर्जुन अपनी बाहें फैलाकर नौकरानियों को अपनी पोशाक ठीक करने देते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें बुखार था। तुम इतनी शांति से मेरे सीने पर सो रही थीं कि मुझे तुम्हें उठाने का मन ही नहीं हुआ। उनकी आवाज में हल्की शरारत है। क्या तुम्हें राजा की बाहों में सोना पसंद नहीं? सुमन का चेहरा और लाल हो जाता है। वह धीरे से जवाब देती है, ऐसी बात नहीं है महाराज, पर मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा। राजा अर्जुन उसकी तरफ झुकते हैं, उनकी आंखों में वही अधिकारपूर्ण चमक। उसे और इंतजार करने दो, क्योंकि आज तुम घर नहीं जा रही हो। फिर वह नौकरानियों को इशारा करते हैं और वे सभी झुककर कमरे से बाहर चली जाती हैं। अब कमरे में केवल राजा अर्जुन और सुमन रह गए हैं। अर्जुन उसके पास आते हैं और धीरे से उसकी ठोड़ी उठाते हैं। तुम्हें बुखार है। मैंने वैद्य को बुलाया है। वह जल्द ही यहाँ आएगा। तुम्हें आज कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बस आराम करो। सुमन सिर झुकाकर सहमति जताती है, लेकिन उसके मन में घर लौटने की इच्छा साफ छलकती है। वह जानती है कि वह राजा अर्जुन के सामने कुछ भी कहने का साहस नहीं कर सकती। राजा अर्जुन झुककर उसके होठों पर हल्का सा चुंबन देते हैं। मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। और हाँ, कुछ पहन लो। मैं नहीं चाहता कि वैद्य मेरे हिस्से की चीज को देखे। उनकी बातों में अधिकार और अपनापन दोनों था, जिसने सुमन के दिल में हलचल मचा दी। दरवाजे पर खड़े प्रहरी की ओर अर्जुन सख्त स्वर में आदेश देते हैं, किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। सुमन को कोई परेशान नहीं करेगा। जैसे ही राजा अर्जुन कमरे से बाहर जाते हैं, सुमन बिस्तर पर वापस बैठ जाती है। उसकी आंखों में उलझन और मन में बेचैनी है। बुखार की कमजोरी और शाही बिस्तर की नरमाई भी उसके भीतर के हलचल को शांत नहीं कर पा रही है। उसके विचार बार बार आर्यन की ओर खिंच जाते हैं। वह जानती है कि उसका भाई उसकी गैर मौजूदगी को लेकर चिंतित होगा। सुमन ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए तैयार होने का फैसला किया। वह बिस्तर से उठकर अपने कपड़ों की तलाश में जुट गई, जो कमरे के कोनों में बिखरे हुए थे। राजा अर्जुन के रात के जोशीले स्पर्श की छाप अब हर चीज पर थी। जैसे ही उसने अपने कपड़े समेटे, उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पत्र पर पड़ी। पत्र पर भारत लिखा देख उसका दिल एक पल को थम सा गया। जिज्ञासा और आशंका के साथ उसने पत्र उठाया और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। शब्दों ने जैसे उसके भीतर कुछ तोड़ दिया। ये राजकुमारी कुमुद का पत्र था, जिसमें उसने राजा अर्जुन के लिए अपनी भावनाओं को उकेरा था। प्रेम, कर्तव्य और प्रतीक्षा से भरा हुआ। जैसे जैसे सुमन ने पत्र पढ़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हर शब्द उसकी अपनी छुपी भावनाओं को उजागर करता हुआ लगा। राजकुमारी का दर्द उसके अपने दिल की तरफ से मिलता जुलता था। सुमन का दिल टूटने लगा, ये समझते हुए कि राजकुमारी कुमुद और राजा अर्जुन के बीच जो बंधन था, उसकी तुलना में उसका अपना रिश्ता कितना अस्थाई और गुप्त था। पत्र को सीने से लगाए सुमन रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह एक ऐसा सपना देख रही है जो कभी सच नहीं होगा। जहां राजकुमारी कुमुद राजा अर्जुन के साथ एक भविष्य की उम्मीद रखती है, वहीं सुमन का प्यार उन अदृश्य दीवारों के पीछे कैद है जो उसकी नौकरानी की स्थिति ने खड़ी की है। दूसरी ओर आर्यन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी बहन सुमन अब तक घर नहीं लौटी थी और यह बात उसे बेहद परेशान कर रही थी। अपनी चिंता का समाधान खोजने के लिए वह अपने पड़ोस में रहने वाली कामिनी के घर पहुंचा। कामिनी राजा अर्जुन के महल में नौकरानी थी और अक्सर उसकी मदद कर देती थी। कामिनी अपनी खूबसूरती और चुलबुले स्वभाव के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। जैसे ही उसने आर्यन को अपने द्वार पर खड़ा देखा, उसकी आंखों में शरारत चमक उठी। कामिनी, क्या तुमने मेरी बहन सुमन को देखा है? उसकी आवाज में चिंता और गुस्से का मिश्रण था। कामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा,
अरे मेरे जवान पड़ोसी, इतनी चिंता क्यों करते हो? कभी खुद के बारे में भी सोचा करो। तुम्हारी तरह एक वीर और आकर्षक युवक को देख कितनी युवतियां अपना दिल हार बैठती हैं। आर्यन की आंखों में गुस्सा और तीव्र हो गया। उसने कठोर स्वर में कहा, जैसे तुम्हारी? कामिनी ने नाटकीय अंदाज में अपने होंठ फुलाते हुए कहा, अरे, इतनी कठोरता भी ठीक नहीं। आर्यन ने अपना धैर्य खोते हुए कहा, बस मेरी बहन का पता ताओ या मैं किसी और से पूछ लूंगा। कामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मेरे हाथ पर एक चुंबन दो, फिर बताती हूं। आर्यन उसकी बात सुनकर और झुंझला गया। उसने बिना जवाब दिए मुड़कर जाने का इरादा किया। कामिनी ने उसका गुस्सा देखकर गंभीर होते हुए कहा, अरे, इतनी जल्दी हार मान गए? तुम्हारी बहन महल में है, उसे कुछ अतिरिक्त काम करना पड़ा, इसलिए वह वहीं रुक गई। वह कल तक घर लौट आएगी। आर्यन ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने घर की ओर बढ़ गया। कामिनी दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसने धीमे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, जो भी इस जवान और वफादार युवक से विवाह करेगी, वह सचमुच सौभाग्यशाली होगी। ये कहते हुए उसने अपना द्वार बंद किया और भीतर चली गई, लेकिन उसके होंठों पर अब भी हल्की मुस्कान